Now seventh part of electrochemistry, limiting molar conductivity. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से पहले जरा हम देखेंगे मोलर कंडक्टेंस को। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं सच एज NaCl, KCl, HCl, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते क्या हैं जो 100% कम्प्लीटली डिसोशिएट हो आते हैं। तो द नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम इज लार्ज बिकॉज दे आर कम्प्लीटली आयोनाइज। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है 100% डिसोशिएट हो आते हैं और 100% डिसोशिएट होने के कारण इनके जो नंबर ऑफ आयंस हैं पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो आते हैं। हायर वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट रूम टेम्परेचर विद डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी की हायर वैल्यू होती है। होता क्या है कि जैसे NaCl है, NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है, और इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इनके बीच में क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जब आप इसमें वाटर ऐड करेंगे तो वाटर ऐड करने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। और वीक होने के कारण एज रिजल्ट ये आएगा कि जो आयंस हैं उनकी मोबिलिटी बढ़ जाएगी। आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाएगी, उनका मोमेंट्स बढ़ जाएगा सॉल्यूशन में। तो वाटर डालने से क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनका बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो आयंस क्या होंगे? मोबाइल हो जाएंगे। उनके बीच का जो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आयंस मोबाइल हो जाएंगे। अब मोबाइल होने के कारण आयंस की जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है आपको। इस ग्राफ में क्या है कि जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे कंसंट्रेशन लिया गया है और वाई एक्सिस पे हमने मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी ली गई है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है। पहली बात, ये ग्राफ किसके लिए है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, सेम उस टाइम पे मोलर कंडक्टेंस क्या हो रही है? घट रही है। क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ाने पे मोलर कंडक्टेंस घटती है और डाइल्यूशन बढ़ाने में मोलर कंडक्टेंस बढ़ती है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ग्राफ क्या हो रहा है कि वे इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। अगर मैं आपको कहूँ कि हम इधर की तरफ डाइल्यूशन बढ़ा देते हैं, इधर की तरफ डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, तो जैसे जैसे हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन कम होती रहेगी। अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते रहे तो कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। और एक ऐसी कंडीशन आएगी जब डाइल्यूशन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। जब डाइल्यूशन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। और उस कंडीशन में जो कंसंट्रेशन है हमारी वो क्या हो जाएगी? जीरो। जैसे अगर हम कहें कि यहाँ पे डाइल्यूशन बढ़ा देते हैं तो डाइल्यूशन बढ़ाने पे क्या होगा कि कंसंट्रेशन घटेगी धीरे धीरे। इस साइड जाएंगे तो आप, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? बिल्कुल जीरो हो जाएगी। जब कंसंट्रेशन जीरो हो चुकी होगी तो उस टाइम सॉल्यूशन में डाइल्यूशन क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन उस टाइम हो चुका होगा। तो वहाँ पे हमने, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो ग्राफ लीनियरली है। कैसा है ये? लीनियरली। तो लीनियरली ग्राफ जा रहा है। अब जो हम यहाँ पे इस ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं और एक्स्ट्रापोलेट करने के कारण हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो आगे कहीं पे ये वाई एक्सिस को कट करेगा और जिस पॉइंट पे ये वाई एक्सिस को कट करेगा वहाँ पे हमारी मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। यानी कि इस पॉइंट को हमने एक नाम दिया, इसका नाम दिया लैम्डा नॉट एम, और लैम्डा नॉट एम कहलाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो समझ गए होंगे आप कि जब कंसंट्रेशन क्या हो जाए? जीरो हो जाए और डाइल्यूशन कैसे हो जाए? इनफाइनाइट, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए एक इक्वेशन है हमारे पास, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी। इस इक्वेशन को बोलते हैं डी बाय हक्कल ऑनसगर इक्वेशन। ये इक्वेशन कहलाती है हमारी डी बाय हक्कल ऑनसगर इक्वेशन। लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी। इसमें अगर लैम्डा एम की बात करें तो मोलर कंडक्टिविटी है, लैम्डा नॉट एम की बात करें तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, और ए इसमें कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, और अंडर रूट सी ये कंसंट्रेशन है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक कंडीशन ऐसी आती है जब कंसंट्रेशन क्या हो जाए? जीरो हो जाए और डाइल्यूशन उस केस में कैसे हो जाए? इनफाइनाइट
नाइट हो जाए तो उस टर्म को बोलते हैं हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन एज व्हेन द डाइल्यूशन इज इनफाइनाइट। डाइल्यूशन कैसा हो रहा है? इनफाइनाइट हो रहा है। तो मोलर कंडक्टिविटी when the concentration approaches to zero, तो ये टर्म कहलाती है हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा नॉट एम से। और ये इक्वेशन लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस ए अंडर रूट सी, जिसे डी बाई हैकेल-ऑनसाकर इक्वेशन कहते हैं। और ये इक्वेशन होती है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओनली, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में होता क्या है कि जो आपका अल्फा है, डिग्री ऑफ डिफ्यूजन कितना होता है? 100% होता है, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितने बराबर होती है? 1 के बराबर हो जाती है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी। नाउ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो रिजल्ट क्या आएगा कि मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ जाती है। तो अगर हम इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो ये ग्राफ देखिए, ये है इक्वेशन CH3COOH, ये टूटेगा आपका CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये ग्राफ जो है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और ये स्टीपली इंक्रीज हो रहा है, स्टीपली इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, दोनों ग्राफ में एक डिफरेंस ये है कि हमने जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ था उसमें हमने वाई एक्सिस पे कट किया था एक्स्ट्रापोलेट के बाद, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऐसा नहीं होता है। दोनों लाइन पैरेलल जा रही है, ये कभी भी वाई एक्सिस को कट नहीं करेगी। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ये स्टीपली यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था वो पता ही आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोशिएट होता है। तो दोनों कंडीशन में मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी जब डाइल्यूशन होगा, और जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है। और जिस किसी ने भी ये वीडियो देखा है वो पहले की वीडियो जाके देखें प्लेलिस्ट में, वहाँ पे 1 by 1 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कंप्लीट वीडियोस हैं। नाउ कोलार्स लॉ, कोलार्स लॉ या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस इसे कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायन एंड एनायन। देखिए, अगर हम NaCl को डिसोशिएट करते हैं तो डिसोशिएट करने में हमें Na पॉजिटिव मिलेगा प्लस Cl नेगेटिव मिलेगा। तो अगर हम लैम्डा नॉट एम की बात करें NaCl की, तो ये इंडिविजुअल सम होती है कैटायन का और एनायन का। अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी है किसी सॉल्यूशन की, तो हम उसके जितने भी अंदर आयंस है एनायन और कैटायन, उनको अगर सम कर दिया जाए तो हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। तो डेफिनेशन भी ये कहती है कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायन एंड एनायन। अगर जैसे NaCl, जैसे KCl है, अगर हम KCl की बात करें, KCl में हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी है तो हम करेंगे कि लैम्डा K पॉजिटिव प्लस लैम्डा Cl नेगेटिव, इन आयंस की कंडक्टिविटीज को ऐड कर देंगे, और ऐड करने से हमें जो है वो टोटल सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी का पता चल जाता है। यही कहता है कोलार्स लॉ। कोलार्स लॉ जो है इसकी एप्लीकेशंस भी हैं। तो पहली एप्लीकेशन की बात करें तो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो आयंस है सॉल्यूशन के उनको ऐड कर दिया जाए, और उनको ऐड करने पे उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आइडेंटिफाई हो जाती है। नाउ सेकंड, हम इससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम अल्फा से लिखते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा m अपॉन में लैम्डा नॉट m। लैम्डा m मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा, लैम्डा नॉट m लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा। नाउ थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए इसको हम K से डिनोट करेंगे। K फॉर स्टैंड फॉर डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। तो हम निकालेंगे C अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो कोलार्स लॉ की एप्लीकेशंस में एक तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विच इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायंस। नाउ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वी कैलकुलेट अल्फा बाय गिवन फॉर्मूला which is lambda m upon lambda not m, and dissociation constant for acid, dissociation constant acid is equal to C alpha square upon में 1 minus alpha। तो ये सारी वैल्यूज
हम कैलकुलेट कर सकते हैं कोलार्ड्स लॉ से। आई होप आपको समझ आएगा कोलार्ड्स लॉ, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक फैराडेज लॉ लेंगे। तो जिसको भी ये सब समझ नहीं आया वो पहली वीडियो देखिए, फिर 1 बाय 1 आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की पूरी सीरीज हमने अपलोड की है मेरे चैनल पे।